सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न गाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड ब्राउन गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहा है कि विच वन इज द रेड ब्राउन गैस। तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपका लाल भूरी गैस है वो बताना है। सो आपके ऑप्शंस है N2O, NO, N2O5 और NO2। ठीक है, तो आपको बताना है आपका करेक्ट क्या होगा। हम लोग रेड ब्राउन गैस किसे कहते हैं, रेड ब्राउन गैस किसे कहते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं आपका NO2 को, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किसको कहते हैं हम लोग भूरा गैस, लाल भूरा गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका डी इज योर करेक्ट आंसर। तो लाल भूरा गैस हम किसे कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अब आपका वर्क है कि कमेंट करना है ए यानी N2O को, C N2O5 को और B NO को हम लोग केमिकल नेम क्या है। तो तीनों का आपको लिख के N2O का केमिकल नेम कमेंट करना है। ठीक है, क्लास के बाद। ये है आपका पहला का, और ये है आपका होमवर्क, पहला होमवर्क आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से पूछ रहा है कि एक गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, किस अनुपात में। तो आपका 1:4, ठीक है, बाई वेट का अनुपात में 1:4 में है। मॉलिक्यूलर वेट हमें दे रखा है ऑक्सीजन गैस का और नाइट्रोजन गैस का। तो रेशियो पूछ रहा है कि कितना मॉलिक्यूल्स होगा, रेशियो का मॉलिक्यूल्स, यानी हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। एक गैसियस मिश्रण में भार से ऑक्सीजन और एवं नाइट्रोजन का 1:4 है रेशियो, ठीक है, के अनुपात में है। और अनुभार दे रखा है सबका, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन गैस का 32 और N2 का 28। तो इनके अणुओं का अनुपात बताइए। ठीक है, तो अणु यानी मॉलिक्यूल्स का कौन सा रेशियो होगा। ये तो बाई वेट दे रखा है 1:4। तो आपको अब रेशियो बताना है, गिवन आपको क्या है 1:4। अब आपको बताना है मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताइए। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको यहाँ दे रखा है रेशियो किस चीज़ का, बाई वेट 1:4 दे रखा है बाई वेट। ठीक है, तो बाई वेट आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रेशियो of atomic mass of oxygen and nitrogen will be आपका 132, और आपका इधर रेशियो आपका हो जाएगा 4/28, 4 क्योंकि दे रखा है रेशियो 4/28। ये आपका हो गया रेशियो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अब हमको Na का सहारा लेना होगा, यानी एवोगाड्रो नंबर का। ठीक है, कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे Na बराबर 32 डिवाइड बाई और रेशियो 4Na बाई 28। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका
यहाँ पे n आपको निकालने के लिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको n इंटू Na करना होगा, ठीक है। सो n क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, ठीक है। n क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। सो अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 28, क्योंकि ये Na को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ये Na है, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। तो ये पुट करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो आपका क्या है, 28 इंटू Na, ठीक है, डिवाइड बाई 32 इंटू 4 इंटू Na। तो ये कट गया 7 टाइम्स में 4 से, तो क्या बचा आपका, और Na भी कट गया, तो बचा क्या आपका 7 डिवाइड बाई 32। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 7:32। तो ये था आपका सही उत्तर। बस इतना याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स जो लास्ट में यहाँ नीचे लिखे, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, n इंटू Na, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन इजी था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट पे देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, और नोट्स जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि एक यौगिक है, ठीक है, उसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ अधिक मात्रा में, तो उसके साथ अभिक्रिया करने पे क्या उत्पाद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आए तो आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए रिएक्टेंट का, ठीक है, और रिएजेंट जो भी आपको दे रखा है। सो CH में यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल एटम C है और इससे एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है और मिथाइल ग्रुप 3 है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका एसिडिक मीडियम है, यानी एसिडिक बोलता है तो H+, ठीक है, और आपका KMnO4 है दे रखा, KMnO4, ठीक है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट दे रखा है। तो आपका KMnO4 क्या है, एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है आपका, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका यहाँ पे क्या बना देगा, ये हमको देखना है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीजन ऐड करेगा ये, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि CH3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा आपका, इसको आपको इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर ये अच्छे से रखेगा। ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, ये टर्शरी अल्कोहल है। अब इसके ऊपर हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही टर्शरी है तो इसके पास सेंट्रल कार्बन के पास आपके पास ऑलरेडी इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप है, ऊपर से इधर आपका अल्कोहल है, इसके पास भी आपका लोन पेयर्स है। सो ये तो ऑलरेडी आपका है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एसिडिक मीडियम में और हाईली ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हैं, तो क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बताइए, ठीक है, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, असली प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा। तो आपका CH3COH, आपका CH3 ट्वाइस मतलब COH, या आपका CH3CHO या CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। मेजर में आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग करने पे ये H हट जाएगा, एक एसीटोन बना देगा, ठीक है, सबसे पहले, ठीक। और दूसरा में आपका यहाँ पे CH3CHO बना देगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे तो CH3 है क्योंकि एसीटोन है नहीं, एसीटोन मेजर में बनेगा, और इधर CH3CHO, तो क्योंकि
मेजर माइनर में यहाँ पे माइनर दे रखा है, अगर एसीटोन रहता तो एसीटोन पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, CH3CHO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा और वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, इसको वीवीआई कर लीजिए। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष के ताप पर द्रव्य है, यानी रूम टेम्परेचर पे कौन सा आपका द्रव्य है, यानी लिक्विड, ठीक है। लिक्विड कौन सा है आपका? सो आपके ऑप्शंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 17, ठीक है, ग्रुप 17 है ये, जिसको हम लोग हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल में भी, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा पैरामेडिकल का केमिस्ट्री का, ये तो मैट्रिक लेवल का है बिहार का। वहाँ F2, उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन ग्रुप 17 में, ठीक है। तो आपका जो F2 और Cl2 होता है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस रहता है। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है ये बता दीजिए, इस पे भी प्रीवियस ईयर्स में मैंने करा रखा है। रूम टेम्परेचर आपका कितना होता है, जल्दी बताइए। तो 25 डिग्री सेल्सियस इज योर रूम टेम्परेचर, एवरेज रूम टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे आपका फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस में रहेगा। ब्रोमीन है जो आपका लिक्विड में रहेगा, ठीक है, यानी द्रव्य में। और आपका आयोडीन I2 वो सॉलिड में रहेगा, ठीक है, I2 आपका सॉलिड में, ठीक है। तो आंसर मिल गया ना। और इस चार्ट को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत जगह यूज होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपका फिजिकल स्टेट, आपको भौतिक गुण आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और रासायनिक गुण आपको मैंने पीरियोडिक वाला चैप्टर में पढ़ा रखा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है सारे। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो गया आपका सी, ब्रोमीन इज लिक्विड, यानी ब्रोमीन आपका कक्ष के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाएगा। ये है इसका भौतिक गुण। तो क्वेश्चन नंबर 4 था बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि AgNO3 solution does not form a precipitate with, यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डज नॉट फॉर्म प्रिसिपिटेट विथ। अब किसके साथ ये प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आपके गिवन ऑप्शंस है फ्लोरीन का आयन, आयोडीन का आयन, ब्रोमीन का आयन या कार्बोनेट का आयन, ठीक है। तो आपका किसके साथ नहीं बनाएगा ये आपको बताना है। सो जल्दी कमेंट कीजिए, AgNO3 आपका किसके साथ नहीं बनाएगा, जल्दी बताइए। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ आपका नहीं बनाएगा, फास्ट फास्ट आंसर दीजिए। चलिए डिस्कस कर लिया जाए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आपका जो AgNO3 होता है वो आपका रिएक्शन देता है किसके साथ, नो रिएक्शंस, तो वो आपका नो प्रिसिपिटेट डज नॉट, तो वो है फ्लोरीन के साथ, प्रिसिपिटेट नहीं बनाएगा, ठीक है। बाकी सब के साथ बनाएगा, लेकिन AgNO3 आपका इसके साथ नहीं बनाएगा। कारण क्या है आपका, सिल्वर नाइट्रेट नो प्रिसिपिटेट फॉर्म विथ फ्लोरीन आयन, ठीक है। क्लोरीन के साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, ब्रोमीन के साथ बनाएगा, आयोडीन के साथ बनाएगा, कार्बोनेट के साथ भी बनाएगा, ठीक है, लेकिन F- के साथ नहीं बना पाएगा, ठीक है, प्रिसिपिटेट। और ये सारे प्रिसिपिटेट का कलर क्या होगा आपका, क्लोरीन के साथ आपका ये वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा, ब्रोमीन और आपका आयोडीन के साथ आपका प्रिसिपिटेट येलो कलर का होगा, वेरी पेल येलो, पेल येलो मतलब बहुत दूधिया येलो, येलो प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो ये आपका प्रिसिपिटेट का हो गया, ठीक है, ज़्यादा येलो नहीं होगा, पेल मतलब थोड़ा सा येलो, ठीक है। सो ये था आपका प्रॉपर आंसर। सो आपका फ्लोरीन के साथ नो प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, ठीक है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो रिएक्शंस भी हम लोग को लिख लेना चाहिए, ठीक है। रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस भी लिख लेते हैं। क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रिएक्शंस देगा। सबसे पहले आपका Ag प्लस एक्वस में क्लोरीन एक्वस मिलाने पे AgCl देगा, ठीक है। सेम वही रिएक्शन Ag प्लस एक्वस प्लस आपका ब्रोमीन, सो आपका AgBr देगा। यही सबका आपको कलर देखना, प्रोडक्ट यही बनेगा। फिर Ag प्लस एक्वस प्लस I माइनस AgI, ठीक है। लेकिन AgF बनेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, इसलिए प्रेसिपिटेट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रिएक्शंस किस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। अब बहुत अच्छा रिएक्शन था, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है ऑन हीटिंग गिव्स रेड लीड। गर्म करने पर रेड लीड आपका देता है, ऑन हीटिंग गिव्स रेड लीड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? PbO, आपका Pb, फिर O3 या PbO2। तो आपको बताना ऑन हीटिंग आपका कौन सा देगा रेड लीड। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। जल्दी से चलिए चेक कर लिया जाए करेक्ट आंसर क्या है। को इसको हीट करने पे हम लोग को मतलब गर्म करेंगे और आपका रेड लीड देगा, वो है आपका PbO, ठीक है। PbO को हीट करने पे लेड ऑक्साइड को आपका मिलेगा हमें रेड लीड। और रेड लीड किसे कहते हैं? रेड लीड हम किसे कहते हैं? रेड लीड का फॉर्मूला बताइए, रेड लीड का फॉर्मूला बताइए। सो रेड लीड का आपका फॉर्मूला है Pb3O4। तो इसको गर्म करने पे आपको Pb3O4 मिलेगा, ठीक है। रेड लीड हम इसे कहते हैं, यानी ये है आपका करेक्ट उत्तर A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सोडा ऐश, बहुत इजी क्वेश्चन। सोडा ऐश यानी सोडा राख किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, सोडा ऐश किसे कहते हैं? सोडा ऐश हम लोग N2CO3 को बोलते हैं। इसका केमिकल नेम बताइए तो, N2CO3 का केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा कि सोडियम कार्बोनेट होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, धोने वाला सोडा। और खाने वाला सोडा किसको बोलते हैं वो बताइए तो, खाने वाला सोडा किसको बोलते हैं? NaHCO3। क्या बोलते हैं? NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बताइए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या नाम है इसका केमिकल नेम? कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी। इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, या बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग सोडा नाम है इसका, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 8 पे चलते हैं। एप्सम सॉल्ट के ऊपर पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है, इसको तो याद ही कर लीजिए। एप्सम सॉल्ट हम लोग किसे कहते हैं? MgSO4 को, ठीक है। एप्सम सॉल्ट हम लोग MgSO4 यानी MgSO4.7H2O, ये आपका एप्सम सॉल्ट है, यानी ये एप्सम लवण कहते हैं इसको, ठीक है। अब MgCl2CaSiO3
और CaOH ट्वाइस का नेम आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। क्लास के बाद लिख के कंपाउंड का नेम, उसके बगल में केमिकल नेम लिख के आपको कमेंट करना है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट तो आपको एप्सम सॉल्ट को कहते हैं .7H2O, ठीक है। और बाकी तीनों का आपको नेम कमेंट्स करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है, एलम इज कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग जनरल फार्मूला। अब आपको फिटकीरी का पूछ रहा है, ठीक है। फिटकीरी का आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो फिटकीरी का आपका क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताइए। फॉर एग्जाम्पल एलम बहुत टाइप का होता है, तो हम लोग पहले पोटेशियम एलम का देख लेते हैं। पोटेशियम एलम इसका देख लेते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पोटेशियम एलम फिटकीरी हम लोग का घर में जो यूज़ होता है उसका फॉर्मूला है पोटेशियम एलम। तो KAlSO4 ट्वाइस .12H2O, ये है आपका पोटेशियम एलम। और यहाँ एल्म का मतलब जनरल फार्मूला पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो जनरल फार्मूला यहाँ पे क्या आपको मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर क्या मिला आपको, बताइए जल्दी, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। जनरल फार्मूला आपका जल्दी बता दीजिए, जनरल फार्मूला कौन सा होगा। ये तो आपको मैंने एक जनरल बता दिया, ठीक है। अब एक पोटेशियम एलम का, तो आपको जनरल बताना है, मतलब सभी एलमों के लिए एक जनरल फार्मूला है, तो वो बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, आंसर दीजिए फटाफट। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जनरल फार्मूला इसके लिए कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। जनरल फार्मूला होगा X2SO4, ठीक है, Y2 फिर SO4 थ्राइस .12H2O, ठीक है। जहाँ पर X आपका क्या होगा, ये भी लिख लीजिए। X क्या होगा आपका, मोनोवैलेंट कैटायन होगा। मोनोवैलेंट का मतलब एक चार्ज वाला, यानी पोटेशियम जैसे हो गया यहाँ पे, ठीक है। मोनोवैलेंट कैटायन यानी धनायन होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, सिंगल जिस पे चार्ज हो, सिर्फ एक प्लस चार्ज हो, कैटायन, ठीक है, मोनोवैलेंट कैटायन। और M आपका, या चाहे इसको Y क्या होगा आपका, Y क्या होगा आपका, ट्राईवैलेंट यानी आपका एल्यूमिनियम, क्या हो गया आपका, एल्यूमिनियम, ठीक है। 3+ होता है ना जी, और यहाँ पे K प्लस मोनोवैलेंट, तो ये दोनों लिख लीजिएगा, Y और X, ठीक है। मोनोवैलेंट कैसे होना चाहिए, अब इसको पुट करके देखिए, सेम चीज़ आपका आ रहा है, जनरल फार्मूला है। अब पोटेशियम एलम का हो गया। अब आपका होमवर्क है सोडा एलम का फॉर्मूला, फेरिक एलम, सोडा एलम के बाद फेरिक एलम, इसका फॉर्मूला, और एक और अच्छा सा है क्रोम एलम। ये तीनों का आपको होमवर्क है, अपना नोटबुक में भी करना है और आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे से जितना भी डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ उसका नोट्स करके एग्जाम्स के लिए रेडी रहिए, ठीक है। कम टाइम है आपके पास और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बच रहा है, और टेलीग्राम चैनल जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट आपका संडे से स्टार्ट होने वाला है। संडे का टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में टाइमिंग दे दूंगा। तो टेस्ट उसमें बेसिक से लेकर मॉडरेट हार्ड लेवल हर टाइप का क्वेश्चंस अब आपका चलेगा। तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। पीपीआई ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, नहीं तो टेलीग्राम पे पीपीआई ट्यूटोरियल भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा चैनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट टू रिमूव FeO इम्प्योरिटी। FeO अशुद्धि को दूर करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा गलनक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है CaCO3, MgCO3, Fe3O4 और आपका SiO2। तो किसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग VVI कैटेगरी में डाल दो 2021 का एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसको VVI कैटेगरी में डाल दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट टू रिमूव FeO इम्प्योरिटी, ठीक है। सो आपको इसका सही उत्तर देना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है कि आपका
which one of the following can be used as solvent to remove Fu impurity। ठीक है, तो कौन सा होगा आपका, जल्दी बताइए। तो सही उत्तर होगा आपका डी, SiO2। SiO2 को हम लोग यूज करते हैं इम्प्योरिटी को। सो हेलो एंड वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं शिवानी आपका वेलकम करती हूँ और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये सर बायोलॉजी क्वेश्चन, चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जीर्णमान पत्तियों में, ऑप्शन बी में दिया है तरुण पत्तियों में, ऑप्शन सी में दिया है जड़ों में, ऑप्शन डी में दिया है कलियों में। तो चलिए बताइए कमेंट्स में कि आंसर क्या होगा इसका। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं। तो नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण जो सबसे पहले जीर्णवान पत्तियों में जो है ये दिखाई पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जल में रखी एक कोशिका का पराशरणीय फैलाव, ऑस्मेटिक फैलाव जो होता है मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए में दिया है सूत्रकणिका, ऑप्शन बी में दिया हुआ रसधानी जिसे वैक्यूल्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ लवक और ऑप्शन डी में दिया हुआ राइबोसोम। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताइए कमेंट्स में। चलिए बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर, कमेंट्स में बताइए जल्दी। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जल में रखी एक कोशिका का पराशरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ऑस्मोटिक फैलाव जो है वो वैक्यूल्स के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केंद्रकाव, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राइबोसोम, ऑप्शन सी में दिया है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मध्यकाय मीजोसोम। तो चलिए बताइए कमेंट्स में इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, जीवाणुओं में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है। बैक्टीरिया में जो है सूत्रकणिका का कार्य जो है वो मीजोसोम पूरा करता है। बैक्टीरिया के अंदर जो सूत्रकणिका का जो वर्क होता है ये मीजोसोम के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है गाजर, ऑप्शन बी में दिया है मूंगफली, ऑप्शन सी में दिया है शकरकंद, ऑप्शन डी में दिया है आलू। तो चलिए बताइए कमेंट्स में क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण है। कौन सा जो है वो तना का उदाहरण है। तो तना जो है वो तना का रूपांतरित रूप जो है वो आलू है। चलिए इसके रिगार्डिंग हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मूंगफली जो है उसका कौन सा भाग खाया जाता है, इसका सीड कोड खाया जाता है। गाजर और सलजम ये इसका जो है जड़, ये दोनों का जड़ खाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आलू। आलू का जो है वो रूपांतरित रूप जो है वो तना ही होता है आलू। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वह कह रहा है, वाहिनिकी अन्य वाहिकीय तत्वों से कैसे भिन्न होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैस्पेडी पट्टियों का होना, ऑप्शन बी में दिया हुआ अछिद्री होना, ऑप्शन सी में दिया है केंद्रक का अभाव और ऑप्शन डी में दिया है लिग्निन युक्त होना। तो चलिए बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा इसका आंसर।
जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। कमेंट्स में जल्दी बताइए, मैं चेक कर रही हूँ, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कमेंट्स में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है वाहिनिकी अन्य वाहिकीय तत्वों से कैसे भिन्न है। वाहिनिकी जो है इसमें जो है ये अछिद्रित होता है, ये अछिद्रित होता है, इसमें जो है कोई भी छिद्र युक्त संरचना नहीं होती है। और अन्य वाहिका जो होता है उसमें छिद्रित संरचना होती है। इस प्रकार ये इससे भिन्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बीजांडासन और फल भित्ति दोनों खाने योग्य भाग किसमें होता है। बीजांडासन और फल भित्ति दोनों खाने योग्य भाग किसमें होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेब, ऑप्शन बी में दिया है केला, ऑप्शन सी में दिया है टमाटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आलू। तो चलिए बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पादप में वायु श्वसन, ऑप्शन बी में दिया है प्राणियों में वायु श्वसन, ऑप्शन सी में दिया अल्कोहली किण्वन और ऑप्शन डी में दिया है लैक्टेट किण्वन। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट्स में बताइए, मैं चेक कर रही हूँ। जल्दी से बताइए कमेंट्स में, क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता है। CO2 मुक्त नहीं होता है किसमें, तो लैक्टेट फर्मेंटेशन जो होता है इसमें CO2 मुक्त नहीं होता है। लैक्टेट का जो फर्मेंटेशन होता है उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, शर्करा और अन्य जो हीट है वो निकलती है और इस प्रक्रिया में जो CO2 मुक्त नहीं होता है। ये जो है एक एनारोबिक प्रोसेस, फर्मेंटेशन की एक एनारोबिक प्रोसेस है, अवायवीय किण्वन, और ये मेनली जो है बैक्टीरिया में होता है ये प्रोसेस। और जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है उसमें जो है श्वसन के रूप के अंतर्गत जो है CO2 निकलता है, लेकिन लैक्टेट फर्मेंटेशन जो है इसमें CO2 नहीं निकलता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टेट फर्मेंटेशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रोडोस्पाइरिलम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन डी में दिया हुआ है अल्वा। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण किसका अभिलक्षण है। अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण जो है यह मेनली जो है वो रोडोस्पाइरिलम में होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है कार्बनिक यौगिक के रूप में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, रोडोस्पाइरिलम। इसमें अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि नियंत्रक प्रतिबल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इथिलीन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है GA3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इंडोल एसिटिक एसिड। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए कमेंट्स में।
इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि नियंत्रक प्रतिबल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो वृद्धि नियंत्रक प्रतिबल हार्मोन को जो है वो एब्सिसिक एसिड को इस नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला क्वेश्चन हमारा है कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर गैमेटोफाइट किसमें होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है टेरिस, ऑप्शन बी में दिया है फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी में दिया है लीलियम और ऑप्शन डी में दिया है पाइनस। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। इसमें कह रहा है कि सबसे कम संख्या में मेल गैमेटोफाइट जो है गैमेटोफाइट वो किस में होता है इसमें से। तो चलिए बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। मैं चेक कर रही हूँ, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें को कह रहा है क्वेश्चन की कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला मेल गैमेटोफाइट जो है वो किस में होता है। तो सबसे न्यूनतम संख्या में जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो लीलियम में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है एल्बुमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मक्का, ऑप्शन बी में दिया अरंडी, ऑप्शन सी में दिया है गेहूँ, ऑप्शन डी में दिया है मटर। तो चलिए बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा, उसके बाद फिर बताएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेसेल्सन और स्टाइन, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है हर्शे और चेस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ग्रिफ्ट और ऑप्शन डी में दिया है वाटसन एंड क्रिक। तो जल्दी से बताइए कमेंट्स में क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई थी। ट्रांसफॉर्मेशन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो है वो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट के द्वारा की गई थी। इन्होंने 1928 में जो है निमोनिया के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निमोनोकोकस का जो है वो चूहे पर प्रयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी की थी। निमोनिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनोकोकस बैक्टीरिया, उसका प्रयोग जो है इन्होंने चूहा पर किया और इससे जो है रूपांतरण की व्याख्या की इन पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रिफ्ट, फ्रेडरिक ग्रिफ्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है पुनर्योजित मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंसुलिन, ऑप्शन बी में दिया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी में दिया है प्रोजेस्टेरॉन। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन हमारा कह रहा है पुनर्योजित मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन जो है वो इंसुलिन है। इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से जो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है और यह जो है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंसुलिन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य पदार्थ में नियोजित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कोरेला, ऑप्शन सी में दिया है स्पाइरोगैरा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है
पॉलीसाइफोनिया। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो कौन सा सवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में नियोजित किया जाता है। तो मानव जो खाद्य के रूप में नियोजित करता है वो कोरेला का यूज़ करता है। इसमें जो है यह एक यूनिसेलुलर सवाल होता है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होता है और इसमें जो है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कोरेला के अंदर। और इसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री जो है भोजन के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है इससे एनर्जी मिलती है, इसलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री जो है वो करते हैं भोजन के रूप में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है बाह्य स्थानों संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी में दिया है बीज बैंक, ऑप्शन सी में दिया हुआ अन्य प्राणी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी में दिया हुआ है पवित्र उपवन। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर, कमेंट्स में जल्दी से बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है बाह्य स्थानों संरक्षण का एक उदाहरण है। ये जैव संरक्षण जो है वो दो विधि से किया जाता है, एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। तो ये जो है बीज बैंक जो है वो एक्स सिटू मतलब कि बाह्य स्थानों का संरक्षण का उदाहरण है बीज बैंक, इसका आंसर हो जाएगा बीज बैंक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आयनन मंडल, ऑप्शन बी में दिया हुआ मध्य मंडल, ऑप्शन सी में दिया है समताप मंडल, ऑप्शन डी में दिया है क्षोभ मंडल। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए, मैं चेक करिए, जल्दी से बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है तो उसे क्या कहा जाता है। उस परत को जो है समताप मंडल कहा जाता है। इसी परत में जो है ओजोन मंडल पाया जाता है। सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरण होती है परावैंगनिक किरण, इसे जो है ये अवशोषित कर लेता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है समताप मंडल को। इसमें ओजोन परत पाया जाता है और ये परावैंगनिक किरण को जो है अवशोषित करता है और इससे जो अल्ट्रावायलेट रे उससे सूर्य की किरण से जो आती है वो अवशोषित कर लिया जाता है इसके द्वारा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आप नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मानव में जनन और मूत्र प्रणाली की साझा अंत्यवाहिका है। ऑप्शन ए में दिया है मूत्र मार्ग, ऑप्शन बी में दिया है मूत्र वाहिनी, ऑप्शन सी में दिया है शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है शुक्रवाहक और ऑप्शन डी में दिया है शुक्रवाहिका। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव नर में मेल में जो है जनन और मूत्र प्रणाली की साझी अंत्यवाहिका जो है वो शुक्रवाहिका है, जिसे इंग्लिश में यूरेथ्रा कहा जाता है। और मानव मेल में जो होता है वो जनन और मूत्र प्रणाली की जो है एक ही मार्ग होती है, इसी के द्वारा जो है कॉपुलेशन के टाइम जो है स्पर्म इसी के थ्रू आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है मानवों में
दूध के पाचन की प्रारंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाइपेज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रेनिन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पेप्सिन। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव में दूध के पाचन की प्रारंभिक क्रिया किसके द्वारा होती है? तो दूध के पाचन की प्रारंभिक क्रिया जो है सबसे पहले रेनिन के द्वारा स्टार्ट हो जाती है। रेनिन जो है, रेनिन का सेक्रेशन जो है वो एडल्ट में जो है बच्चों के अपेक्षा जो कम होती है। बच्चों में रेनिन का सेक्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है और रेनिन जो है वो एक प्रोटीएज एंजाइम है और ये दूध के प्रोटीन, कैल्शियम प्रोटीन को जो है दूध के पचाने में ये हेल्प करता है रेनिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, रेनिन। सबसे मेन रोल इसी का होता है दूध को पचाने में, बच्चों में नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है फिम्बरी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कशाविका, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पक्षाव और ऑप्शन डी में दिया है पिलाय। जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है एक समुद्री उपास्थल मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है वह है? ऑप्शन ए में दिया है प्रिस्टिस, ऑप्शन बी में दिया है टोरिपीडो, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ट्राइगन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है अस्लियोडॉन। तो चलिए जल्दी कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक समुद्री उपास्थल मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है वो है, वो कौन सी मछली है? वो प्रिस्टिस और टेरिपोड, ये दोनों हैं इसका आंसर। तो आज हम लोग अपना क्लास यही ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे।